गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी यूपीएससी की तैयारी कराती है हिंदी में मीडियम के स्टूडेंट के लिए। और इस चैनल पे मैं आप लोगों को रोजाना सुबह 10:30 बजे पढ़ाता हूँ 10:30 AM पे कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और करंट की चीजें। आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपने तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्म में और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अपने तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। दोनों लिंक को आप लोग फॉलो कर लेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास का लिंक अपलोड कर देता हूँ, जो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। और मैं इस पर डेली का न्यूज़पेपर भी अपलोड कर देता हूँ। और ये जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, इस पे रोजाना 3:30 बजे 3:30 PM पे लाइव क्लास होती है, जिसमें मैं पूरे एक साल के करंट के क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूँ ऑब्जेक्टिव प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 5 बजे से इसी चैनल पे 5 PM से मैं एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस सॉल्व कराता हूँ, जीएस के। ठीक है, तो आप इन दोनों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं आपको मिलेंगे अनअकैडमी पे, 100 से भी ज्यादा, जो आपको यूपीएससी की तैयारी पे हर कदम पे साथ रहे हैं। ये अपकमिंग कोर्सेज हैं, ये सब अभी कोर्सेज शुरू होने वाले हैं अनअकैडमी पे। यह सब्सक्रिप्शन प्लान दो तरीके का है, प्लस आइकॉनिक। ये दोनों जीएस का बैच है, और जीएस का समझिए फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच जिसमें कंप्लीट जीएस की तैयारी होगी, जिसमें प्लस के लिए डेली लाइव क्लासेज, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा आपका। ये एक साल के लिए 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का प्लान है। ठीक है, फाउंडेशन क्योंकि मिनिमम एक साल का होता ही है। तो जो एक साल की फीस है वो है 49,500 रुपए। और एक साल का किन के लिए है? जिन लोगों को 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देना है। ठीक है, तो जब भी आप इस पे एडमिशन लेंगे, आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप एडमिशन लेंगे तो आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा, तो कोड आप डाल देंगे स्वदीप, डाल देंगे तो आपको इस फीस में 49,500 वाले में 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा। और आपकी एक साल की फीस हो जाएगी आफ्टर डिस्काउंट 44,550 रुपए। वहीं 2 साल का भी है। 2 साल का उनके लिए जिन लोगों को 2023 में यूपीएससी का एग्जाम देना, 2 साल का बैच ज्वाइन करें, 72,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे, 10% डिस्काउंट उनको भी मिलेगा और फीस हो जाएगी 64,800। और 3 साल का भी है उनके लिए जो अभी क्लास 12 में है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, जो लोग 2024 में एग्जाम देंगे उनके लिए। और ये इसका 90,000 रुपये फीस है, डिस्काउंट के बाद 10% 81,000 रुपये। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक भी जीएस का ही फाउंडेशन है। इसमें जो प्लस कोर्स वाली है सारी चीजें इसमें मिलेंगी, क्योंकि कंप्लीट लाइव क्लासेज होती हैं इसमें। उसके बाद आपको इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको पर्सनल कोच चाहिए अगर अपने साथ तैयारी के लिए, वो मिलेंगे। डेली मैथ्स क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी और पर्सनली फीडबैक भी मिलेगा। ये भी आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का है, वही फाउंडेशन है। इसलिए एक साल का 69,500, 2 साल का 1,07,000, 3 साल का 1,41,000। इन तीनों पर भी आप जिसमें भी एडमिशन लें 10% डिस्काउंट में मिलेगा। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो स्वदीप का, तो आफ्टर डिस्काउंट एक साल की फीस हो जाएगी 62,550, 2 साल की फीस हो जाएगी 96,300 और 3 साल की फीस हो जाएगी 1,26,900। उसके बाद वो तो जीएस था। अब यहाँ पे आप ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अलग से जीएस का, अलग से ऑप्शनल का। 6 महीने का ले सकते हैं, 1 साल का ले सकते हैं, 2 साल का, 3 साल का। 6 महीने का फीस है 22,500, 1 साल का फीस है 27,500, 2 साल का फीस है 40,000 और 3 साल का फीस है 50,000। इन सब पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। यानी 6 महीने की आपकी फीस हो जाएगी 20,250, 1 साल की आपकी फीस हो जाएगी 24,750, 2 साल की फीस हो जाएगी 36,000 और 3 साल की फीस जाएगी 45,000 रुपए। ये सारी चीजें, ये सारे प्लान। उसके बाद आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बैच शुरू हो रहा है 2021-22-23 के लिए, 18 तारीख से शुरू हुआ है। 2021-22-23 के लिए आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करें। फाउंडेशन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने का बैच है प्रीलिम्स के लिए। 2021 में जो लोग प्रीलिम्स के एग्जाम देंगे उनके लिए है, जो इस बार देंगे उनके लिए 18 तारीख से बैच शुरू हुआ है। इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल तीनों में है। 2022 में भी जो लोग एग्जाम देंगे, यानी एक साल का फाउंडेशन बैच है, 1 ईयर का फाउंडेशन बैच 18 जनवरी से, ये भी आपका इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल तीनों में अवेलेबल है। 2 साल का भी फाउंडेशन बैच है, 2 ईयर का, 2 साल का। 2023 में जो लोग एग्जाम देंगे 18 तारीख से, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल। और 18 तारीख से एक एनसीईआरटी का बैच भी शुरू हुआ है,
जो लोग प्रीलिम्स देंगे, चाहे वो 21 में प्रीलिम्स दें, 22 में दें, 23 में दें, चाहे जब भी दें, एनसीईआरटी का बैच सबके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। और इसी बेस पे मैंने भी एक एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज शुरू किया है। एनसीईआरटी का टेस्ट सीरीज जो मैंने आप लोगों को भी बताया था, अनअकैडमी ऐप पे रोज शाम को 5 बजे से क्लास होती है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज की, जिसमें मैं सभी एनसीईआरटी, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कराऊंगा। अभी हिस्ट्री का चल रहा है, हिस्ट्री 6 to 12 तक के एनसीईआरटी के मैं क्वेश्चंस सॉल्व करा रहा हूँ। टेस्ट कंप्लीट जरूर आप लोग ज्वाइन करें, और वो फ्री में है। ये टेस्ट सारा जो हो रहा है ये सब आप लोगों के लिए फ्री में है, इसका कोई चार्ज नहीं देना। दूसरा है यहाँ पे आपका जो, अगर आप उधर तो जीएस और ऑप्शनल का अलग अलग आपने फीस देखा, अगर आप एक साथ कॉम्बो दोनों का साथ में ले लेते हैं, जैसे आपने जीएस का आइकॉनिक लिया और साथ में ऑप्शनल ले लिया, तो ये भी 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए, 1 साल का दोनों का फीस 88,705, 2 साल का 31,510, 3 साल का 61,220। इस पे भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन सब पे 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और दूसरा है जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल, अगर आप लोग साथ में लेते हैं तो भी आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल का है। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 21,210। इस पे भी आप लोग इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो सारे फीस में आप लोगों को 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आइकॉनिक का प्राइस बढ़ने वाला है, तो 25 तारीख से आइकॉनिक का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो जिनको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना हो 25 तारीख से ले लें। इसमें और भी कुछ फीचर्स अपग्रेड हुए हैं, 4-5 फीचर्स इसमें नए जोड़े गए हैं, तो जरूर से जरूर जिनको सब्सक्रिप्शन लेना हो यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। और ये है डेली न्यूज की खबरें जो मैं आप लोगों को यहाँ पे डेली न्यूज या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स पढ़ाता हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया हूँ, ये देखिए। आज पहला टॉपिक है तिरुवल्लुर दिवस के बारे में, जानेंगे क्या होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नागी नटकी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे भारतीय सेना द्वारा यूएवी की खरीद क्या है, तो देखेंगे। चौथा गौरी गंगाधरेश्वर मंदिर है एक कर्नाटक में, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों चर्चा में है। पांचवा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग विस्टा डोम कोच के बारे में। छठा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में पढ़ेंगे। सातवां पढ़ेंगे हम लोग, एक सेकंड का समय देंगे। सातवां हम लोग देखेंगे क्या, आईटीसी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत जापान के बीच में समझौता। आठवां हम लोग देखेंगे सक्षम 2021। नौवां टॉपिक पढ़ेंगे विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी। 10वां हम लोग पढ़ेंगे G7 शिखर सम्मेलन। और 11वां हम लोग पढ़ेंगे बैड बैंक के बारे में। तो क्या चीजें हैं आज, ये सारा टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए आज के हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे तिरुवल्लुर दिवस के बारे में। क्या है तिरुवल्लुर दिवस, क्यों चर्चा में है, क्या होता है इसमें, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2021 को तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर को उनकी जयंती तिरुवल्लुर दिवस के अवसर पर याद किया, ठीक है। 15 जनवरी को एक तमिल कवि थे, दार्शनिक, जिनका नाम था तिरुवल्लुर, ठीक है। इनकी जयंती है 15 जनवरी को। तो अभी 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इसी अवसर पर याद किया। तो क्या क्या खास बात इनके बारे में जान लीजिए। तिरुवल्लुर दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या है इस दिवस के संबंध में, पढ़िए क्या कह रहा है। यह दिवस पहली बार 17-18 मई को वर्ष 1935 में मनाया गया था। सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 17-18 मई को 1935 में, तिरुवल्लुर दिवस। वर्तमान समय में इसे आमतौर पर तमिलनाडु में 15 या 16 जनवरी को मनाया जाता है। इस टाइम पे वर्तमान में तमिलनाडु में मनाया जाता है 15 या 16 जनवरी को। और यह अभी वहां पे पोंगल चल रहा है, और यह पोंगल समारोह का एक हिस्सा भी है तिरुवल्लुर दिवस। तिरुवल्लुर दिवस वहां पे पोंगल का हिस्सा भी है। आगे देखिए क्या कह रहा है। अब तिरुवल्लुर के बारे में देखिए, वहां तो दिवस के बारे में पढ़ा, तिरुवल्लुर कौन थे। तिरुवल्लुर जिन्हें वल्लुवर भी कहा जाता था, क्या कहा जाता है इन्हें, वल्लुवर भी, एक तमिल कवि संत थे। और धार्मिक पहचान के कारण उनकी कालावधि के संबंध में विरोधाभास भी है, ठीक है, कि कब उनका टाइम पीरियड था इसके बारे में भी मतभेद है। सामान्यतः उन्हें तीसरी, चौथी या 8वीं, 9वीं शताब्दी का माना जाता है, और सामान्यतः उन्हें जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। हालांकि हिंदुओं का दावा है कि तिरुवल्लुर हिंदू धर्म से संबंधित थे, और द्रविड़ समूहों ने उन्हें एक संत माना क्योंकि वे जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते थे। इन सब सारे चीजों के बारे में, इनके बारे में अभी मतलब कंफर्म जानकारी नहीं है, अभी भी मतभेद है, विरोधाभास है विद्वानों में। तो क्या क्या चीजें हैं कि लोग उन्हें, बहुत सारे लोग जैन धर्म से संबंधित मानते हैं, जो हिंदू है वो हिंदू धर्म से मानते हैं, जो द्रविड़ समूह के लोग हैं
वो उनको एक संत मानते हैं क्योंकि ये जाति पात पे विश्वास नहीं करते थे। तो ये सब सारी बातें हैं, बहुत लोगों के बीच बहुत तरीके के मतभेद हैं। और क्या कह रहा है, और तिरुवल्लुर के बारे में बात हो रही है, तो तिरुवल्लुर के द्वारा संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या कुराल की रचना की गई थी। इन्होंने ही संगम साहित्य में तिरुक्कुरल या कुराल की रचना की है, और इस रचना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो तिरुवल्लुर ने तिरुक्कुरल या कुराल की रचना की है, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अराम, जो सद्गुण है। दूसरा है पोरुल, ये सरकार और समाज के लिए। तीसरा है कामम, ये प्रेम के लिए। ठीक है, तो इसको 3 भागों में तिरुक्कुल या कुराल की रचना इन्होंने की है। और तिरुवल्लुर का सामाजिक महत्व क्या है, क्या है सामाजिक महत्व तिरुवल्लुर का, ये पढ़िए। वर्ष 2009 में बेंगलुरु के पास उलसूर में प्रसिद्ध तमिल कवि की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था। 2009 में इनके एक प्रतिमा भी बनाई गई है बेंगलुरु में। और लंदन के रसेल स्क्वायर में स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के बाहर भी वल्लुवर की एक प्रतिमा लगाई गई है, लंदन में भी। और तिरुवल्लुर की 133 फुट ऊंची प्रतिमा कन्याकुमारी में भी है। तो ये इनके बारे में। और अक्टूबर 2002 में तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में तमिलनाडु सरकार द्वारा तिरुवल्लुर विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अक्टूबर 2002 में की गई थी तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में तमिलनाडु सरकार के द्वारा तिरुवल्लुर विश्वविद्यालय की स्थापना। और क्या कह रहा है, वर्ष 1976 में वल्लुवर कोट्टम नामक एक मंदिर स्मारक में भी चेन्नई में बनाया गया, जो एशिया के सबसे बड़े सभागारों में से भी एक है। और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में चेन्नई के मायालापुर में एक मम्बेश्वर मंदिर परिसर में तिरुवल्लुर को समर्पित एक मंदिर भी बनाया गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इससे जुड़े हुए। दूसरा है हमारा टॉपिक आज का, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, बिहार में है, क्या है, ध्यान से पढ़िए। कि हाल ही में बिहार के जमुई जिले के नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में पहले राज्य स्तरीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया जा रहा है। एक पक्षी उत्सव है जिसका नाम है कलरव। अभी ये पहला उत्सव है जो यहाँ पे किया जा रहा है। पहली बार बिहार में एक जिला है जमुई, वहीं पे एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है नागी नकटी। वहीं पे पहली बार कलरव नाम से एक पक्षी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। आगे देखिए। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश के विशेषज्ञों और पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जाएगा। और ये 3 दिन का है, 15 से 17 जनवरी तक चलेगा। 15 से 17 जनवरी तक ये चल रहा है। 15, 16, 17 3 दिन का एक कार्यक्रम था, ठीक है ना, 3 दिन का एक कार्यक्रम था, उसी के उद्देश्य से किया गया है और सभी पक्षी प्रेमियों को यहाँ पे आकर्षित करने के लिए। अब इस अभ्यारण्य के बारे में पढ़ लीजिए, जो नागी नकटी अभ्यारण्य है इसके बारे में। नागी बांध और नकटी बांध दो अलग अलग अभ्यारण्य है, दो बांध है, वहां पे दो अलग अलग अभ्यारण्य है, परंतु एक दूसरे के नजदीक होने के कारण इन्हें एक ही पक्षी के रूप में माना जाता है। दोनों तो नाम अलग अलग है, दोनों बांध अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, इसीलिए उनको एक ही माना जाता है। और नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य विविध प्रकार के पक्षियों, प्रवासी पक्षियों का विस्तृत निवास क्षेत्र है, जो यूरेशिया, मध्य एशिया, आर्कटिक सर्कल, रूस तथा उत्तरी चीन आदि स्थानों से शीत ऋतु के दौरान यहाँ पे पक्षी आते हैं। तो यहाँ से ही इतने लोग आते हैं, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे क्या क्या चीजें कह रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। आगे देखिए, कुछ एवियन जीव भी है यहाँ पे जो आते हैं, उनके बारे में क्या कह रहा है। एवियन जीव कि इस अभ्यारण्य में पक्षियों की 136 से अधिक प्रजातियों को देखा गया है। 136 से ज्यादा प्रजातियां हैं इस अभ्यारण्य में जो आती जाती हैं। और एक है बार हेडेड गीज। ये क्या है कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1600 बार हेडेड गीज, जो कि इस किस्म की वैश्विक आबादी के लगभग 3% है, इनको भी यहाँ पर देखा गया है। और इससे प्रभावित होकर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पक्षियों की आबादी के संरक्षण के लिए नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित किया गया है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बार हेडेड गीज के बारे में पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। यही है वो पक्षी कि वेटलैंड इंटरनेशनल वेटलैंड के संरक्षण और उद्धार के लिए समर्पित एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है।
और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल विभिन्न संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी है जो पक्षियों, उनके निवास स्थान और विश्व में जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयासरत है, और यह प्राकृतिक संसाधनों के न्यायोचित इस्तेमाल की वकालत भी करता है। और वहाँ पे कौन कौन प्रमुख पक्षी पाए जाते हैं? वहाँ पे इंडियन कोर्सर, इंडियन सैंड ग्राउज, येलो वाटलैंड लैपिंग और इंडियन रॉबिन, ये सारे पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में, ध्यान में रखेंगे आप लोग। और अभ्यारण्यों की जैव विविधता के लिए खतरे क्या हैं उस अभ्यारण्य के लिए? कृषि अपवाह, सिंचाई और वन विभागों के बीच भूमि विवाद, इन क्षेत्रों में मछली पकड़ना आदि ये सब होता है, तो वहाँ पे खतरा है। बिहार में और भी पक्षी अभ्यारण्य है, 2-3 इनके बारे में भी जान लीजिए। ये गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य गया में है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, कुशेश्वर आस्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय सेना द्वारा यूएवी की खरीद। ये यूएवी है, आप देख रहे हैं ड्रोन है, एक प्रकार का, इसके खरीद के लिए भी भारतीय सेना खरीद रही है। तो क्या है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आइडिया फोर्ज के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स की खरीद हेतु अनुबंध किया गया है। ये हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स है, यूएवी ड्रोन्स है, और इनमें क्या है कि ये 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इसका समझौता हुआ। इसके बारे में भारतीय सेना ने किया है आइडिया फोर्ज के साथ। क्या है आगे देखिए। आइडिया फोर्ज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी आईआईटी बॉम्बे के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित किया गया एक स्टार्टअप है और इसी के द्वारा खरीदा गया है। और यह अनुबंध स्विच यूएवी ड्रोन के उच्च ऊंचाई वाले संस्करण की खरीद से संबंधित है। ये जो ड्रोन है इसका नाम है यूएवी, और इसका जो उच्च ऊंचाई वाला जो सबसे ज्यादा हाइट तक जा सकता है उसकी खरीद के लिए है, जो पूर्णतः एक स्वदेशी प्रणाली है और जिसका उपयोग निगरानी कार्यों में किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस अनुबंध का महत्व क्या है जो ये हुआ है कि यह भारतीय रक्षा खरीद प्रक्रिया में स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीतिक प्रक्रिया का प्रतीक है, और यह एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार सरकार द्वारा वित्त पोषित स्टार्टअप देश के विकास में मदद कर सकता है। और किसी भी भारतीय उपकरण निर्माता द्वारा ड्रोन की खरीद हेतु किए गए अनुबंध मूल्य के संदर्भ में इस प्रकार का सबसे बड़ा आदेश है। सारा पॉइंट ध्यान में रखेंगे। सेना के लिए हमारे यूएवी का क्या महत्व है? आर्मी ने स्विच यूएवी के उच्च ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन के उन्नत संस्करण की खरीद हेतु आदेश दिया है, और यह एक फिक्स्ड विंग हाइब्रिड मानव रहित हवाई वाहन यानी अनमैन्ड अराइवल व्हीकल यूएवी है, जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। क्या? 15 किलोमीटर रेंज के साथ उड़ान का अधिक समय, यह लगभग 2.6 मीटर लंबा और 1.8 मीटर चौड़ा है, जिसका वजन 6.5 किलोग्राम से भी कम है। उच्च सुरक्षा और सरल क्रियान्वयन, और इसका उपयोग खुफिया निगरानी और टोही मिशन हेतु दिन रात किसी भी समय निगरानी करने के लिए कठिन वातावरण में लंबी अवधि तक संचालन हेतु किया जा सकता है। आप इसको देख सकते हैं। और इसमें फोटोग्रामेट्री में भी इसका उपयोग है। क्या कि फोटोग्राफिक चित्रों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियंस इमेजरी के पैटर्न के रिकॉर्डिंग, मापन एवं उनके विवरण के माध्यम से भौतिक वस्तु और पर्यावरण के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने की तकनीक के रूप में यह उपयोगी है। और इसका अन्य उपयोग क्या हो सकता है कि भीड़ की निगरानी करना, आपदा प्रबंधन, कृषि तथा खनन गतिविधियों के सटीक निर्धारण इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान में रखेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है गवि गंगाधरेश्वर मंदिर कर्नाटक। कर्नाटक में मंदिर आप इमेज में देख रहे होंगे, गवि गंगाधरेश्वर मंदिर, इसलिए ये अभी चर्चा में, क्यों चर्चा में है ध्यान से देखिए। आसमान में बादल घिरे होने के कारण गवि गंगाधरेश्वर मंदिर कर्नाटक में इस वर्ष सूर्य मज्जना नामक वार्षिक घटना प्रभावित हुई है। ठीक है, क्या है ये घटना, इसके बारे में भी आगे देखते हुए चलेंगे। यही मंदिर है, इसमें क्या कह रहा है, क्या है इसकी अवस्थिति पहले इस मंदिर की। यह मंदिर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इस मंदिर के नाम का क्या अर्थ है? इस मंदिर का नाम इसके स्थलाकृत विशेषताओं और पौराणिक कथाओं के संयोजन के आधार पर रखा गया है। गवि मतलब होता है गुफा,
और गंगाधरेश्वर मतलब होता है शिव, मतलब जो अपने सर पे गंगा को धारण किए हुए हैं, यानी शिव महादेव, यह इसका अर्थ है। ऐसे भगवान जो गंगा को धारण करते हैं, ठीक। और इसकी स्थापना कैसे, ऐसा माना जाता है कि इसके वर्तमान स्वरूप का निर्माण केम्पे गौड़ा प्रथम ने करवाया था। ये इसकी स्थापना के बारे में ध्यान में रखेंगे। इसकी वास्तु विशेषताएं क्या है, वास्तु विशेषताएं इस मंदिर की, खगोल आधारित वास्तुकला, विजयनगर शैली में निर्मित इस मंदिर में अद्वितीय खगोलीय रॉक कट वास्तुकला का उपयोग किया गया है, जिसके कारण हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ सूर्य महायज्ञ का आयोजन भी होता है। और सूर्य मज्जना क्या है, जो यहाँ पे कह रहा है क्या होता है सूर्य मज्जना, कि हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य की किरणें गुफा, जो गुफा है यानी गेवी गवी में स्थित शिवलिंग पर गिरती है, जो शिवलिंग है वहां पे उस पे, जिसकी वजह से शिवलिंग 10 मिनट तक चमकता रहता है। और इस बार बादल होने की वजह से यह घटना नहीं हो पाई है, नहीं तो हर बार मकर संक्रांति पे ये घटना होती थी, इसलिए चर्चा में है। दो एकात्मक संरचनाएं हैं इसमें, क्या पढ़िए, दो एकात्मक संरचनाओं के बारे में क्या कह रहा है कि प्रांगण के अग्रभाग में सूर्योपासना और चंद्रपारा नाम की दो अखंड संरचनाएं हैं, ठीक है, इसके प्रांगण में, जिनमें से प्रत्येक में एक विशाल खंभा और एक सहायक खंभा भी है, और उसके पास गोलाकार संरचनाओं पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए बैलों की नक्काशी भी की गई है। और शिव का प्रतीक चिन्ह क्या है, मंदिर परिसर में शिव की प्रतिमा से जुड़ी अखंड संरचनाओं में सुशोभित है, जैसे त्रिशूल और डमरू, घंटे के आकार के 2 सिर वाले डमरू, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दो संरचनाओं के बीच में एक पीतल का ध्वज स्तंभ है और एक छोटा सा शावक आवास है, जिसमें नंदी जो शिव के वाहक हैं उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। अब ये जो केपे गौड़ा प्रथम था जिसने इस मंदिर की स्थापना करी थी, इसके बारे में पढ़ लीजिए। केपे गौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन एक सामंती राजा था। उसने वर्ष 1537 में बेंगलुरु शहर की स्थापना की थी। ये बेंगलुरु की स्थापना इसी ने की थी, और इसका नाम अपने परिवार के देवता केम्पम्पा के नाम पे रखा गया था, केम्पम्मा के नाम पे रखा गया था। और उसे पीने के पानी और सिंचाई जैसे उद्देश्यों के लिए कई झीलों या केरों का निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है, जैसे धर्म बुद्धि झील वगैरह। इसीलिए और भी जैसे है झील, और भी कर्नाटक के कुछ स्थल हैं, जैसे बसव कल्याण, एक सेकेंड, एक सेकेंड, जैसे बसव कल्याण, हम्पी विश्व विरासत स्थल, बदामी, एहोल आदि, ये सभी कर्नाटक के स्थल है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तीसरा जो हमारा, तीसरा नहीं, हमारा अगला जो टॉपिक है ये है विस्टा डोम कोच। आप इस कोच के बारे में पढ़िए, क्या खास बात है। यहाँ पे 8 ट्रेन है, मतलब कुछ ट्रेन है जिसमें ऐसे कोच हैं, इस कोच की क्या खास बात है, कहाँ पे चल रही है, जरूर पढ़िए। कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में नर्मदा जिले के केवड़िया, जहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की जो है, तक संचालन हेतु 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। और इस कदम का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी बेल्ट में पर्यटन को आकर्षित करना है। और इन 8 ट्रेनों में से अहमदाबाद केवड़िया के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडम कोच का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो क्या होता है विस्टाडम कोच, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। विस्टाडम कोच भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित एक प्रकार के अत्याधुनिक कोच है, जिनमें मुख्य तौर पर यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए आराम के साथ साथ उन्हें आसपास के क्षेत्रों का अनुभव प्रदान करने हेतु बनाया गया है। और इस कोच का निर्माण तमिलनाडु स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसके बारे में कि भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित इन नए और अत्याधुनिक कोचों में हवाई जहाजों के समान फोल्डेबल स्नैक टेबल है, साथ ही इसमें ब्रेल भाषा में सीट नंबर, डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन तथा स्पीकर के साथ इंटीग्रेटेड इनबिल्ट एंटरटेनमेंट सिस्टम भी शामिल है प्रत्येक सीट पे, ठीक है, जैसे प्लेन वगैरह में होता है, वो बिजनेस क्लास वगैरह में। और विस्टा डोम कोच की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें यात्रा के दौरान आसपास के माहौल का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी खिड़की के साथ एक ऑब्जर्वेशन लाउंज भी बनाया गया है। साथ ही इस कोच में सीसीटीवी सर्विलांस, फायर अलार्म सिस्टम और एक एलईडी बोर्ड भी लगाया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में।
IFFI द्वारा होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या है, ध्यान से पढ़िए। हाल ही में गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 91वें संस्करण की शुरुआत की गई। अभी हाल ही में हुआ 91 का। और ये होता कब था? प्रतिवर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले इस सुप्रसिद्ध फिल्म समारोह को बीते वर्ष महामारी के प्रसार के चलते स्थगित कर दिया गया। कोविड की वजह से ये नवंबर में आयोजित नहीं हुआ था, इस बार हुआ। ठीक। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1952 में की गई थी और पहली बार इस महोत्सव का आयोजन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण में भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा किया गया था। इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और गौरतलब है कि वर्ष 1975 से इस महोत्सव का आयोजन वार्षिक तौर पर किया जाता है और अब तक इसके कुल 50 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। वर्तमान में इस समारोह का आयोजन गोवा सरकार और फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा संयुक्त तौर पर किया जाता है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य फिल्म निर्माण कला की उत्कृष्टता को प्रस्तुत करने के लिए एक साझा मंच भी प्रदान करना है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और महोत्सव के 91वें संस्करण में बांग्लादेश को फोकस देश के रूप में चुना गया है, जिसका उद्देश्य वहां की सिनेमाई उत्कृष्टता और सिनेमा के विकास में उसके योगदान को रेखांकित करना है। तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है आईटीसी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत जापान के बीच समझौता। क्या आईटीसी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत जापान के बीच समझौता की बात की गई है? क्या कह रहा है, ध्यान से आप पढ़ें कि भारत और जापान ने हाल ही में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईटीसी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है। भारत सरकार का दूरसंचार विभाग और जापान सरकार का संचार मंत्रालय 5G से जुड़ी प्रौद्योगिकियों, दूरसंचार सुरक्षा, भारत के द्वीपीय क्षेत्रों के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रणाली, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, स्मार्ट सिटी, ऊंचाई वाले इलाकों में ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रदान करने, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा आदि क्षेत्रों में आपसी सहयोग को भी बढ़ाएंगे। और इसके अलावा जापान के उद्योग जगत के भागीदारों और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की भारत की कंपनियों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इस दौरान भारतीय पक्ष ने 5G और 5G आधारित सेवाओं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा आदि के क्षेत्र में जापानी निवेशकों के लिए भारत में मौजूदा अपार संभावनाओं पर प्रकाश भी डाला है। ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह सक्षम 2021 क्या है, इसके बारे में ध्यान से पढ़िए कि जीवाश्म ईंधन उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन ने बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट के प्रतिकूल स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय प्रभावों को रेखांकित करते हुए महीने भर चलने वाला सक्षम 2021 अभियान लॉन्च किया है। ठीक। और सक्षम 2021 का उद्देश्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की ओर प्रेरित करना तथा जीवाश्म ईंधन के इष्टतम उपयोग के लिए लोगों को व्यवहार में लाने के लिए है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग के लिए ध्यान में रखेंगे। और गौरतलब है कि सक्षम 2020 संस्करण के दौरान देश भर में आयोजित लगभग 47,000 कार्यक्रमों के जरिए लगभग 9 करोड़ लोगों से प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया गया था। और पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी है और एक गैर लाभकारी संगठन तथा राष्ट्रीय सरकारी संस्था के रूप में PCRA देश की अर्थव्यवस्था से विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने की दिशा में कार्य भी कर रहा है। फतेहपुर सीकरी विरासत स्थल में भी शामिल होने की बात हो रही है। क्या है, देखिए क्या है विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हुए चले। विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी क्यों चर्चा में आए हैं, ये देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने फतेहपुर सीकरी में प्राचीन स्मारकों के संरक्षण और विरासत शहर के एकीकृत विकास के लिए एक योजना को लागू करने के दिशा निर्देश की मांग करने वाली एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने फतेहपुर सीकरी में जो प्राचीन स्मारक है उनके संरक्षण के लिए, ठीक है, और क्या किया है कि जो लोग याचिका दायर किए हैं तो केंद्र और अन्य लोगों से इसमें जवाब मांगा गया है। क्या क्या पॉइंट है, ध्यान से देखें। पहले तो फतेहपुर सीकरी के बारे में पढ़ लीजिए, आप लोगों को पता भी होगा। फतेहपुर सीकरी नगर है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा बसाया था। यह एक नगर है जिसे मुगल सम्राट अकबर ने बसाया था और यह उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है।
1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा था और 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। जब अकबर ने 1572 में गुजरात विजय किया था उसी के बाद इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा। और इस नगर का वास्तुकार बहाउद्दीन था जो इस नगर को बनाया था। फतेहपुर सीकरी की निर्मित सभी इमारतें मुख्य रूप से लाल पत्थर की बनी हुई हैं और केवल सजावट के लिए या किन्हीं अंश पर जोर देने के लिए इनमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, नहीं तो ये मुख्य रूप से लाल पत्थर से ही बने हुई है फतेहपुर सीकरी। ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है, फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता उसमें तीरा ब्रैकेटों एवं पट्टी छत्तों की हिंदू शैली और मेहराबी गुंबद इस्लामी शैली का एक नया समन्वय है। हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का इसमें आपको समावेशन मिलेगा। और यहाँ अकबर ने कई भवनों का निर्माण करवाया है जिसमें प्रमुख है दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जामी मस्जिद, बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधभाई महल, मरियम महल, नौ महल आदि, ये सब फतेहपुर सीकरी में निर्मित है। ध्यान में रखेंगे। और फतेहपुर सीकरी की भवनों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, पहला धार्मिक और दूसरा लौकिक भवन। ठीक है, धार्मिक भवनों में जामा मस्जिद प्रमुख है और लौकिक भवनों में महल, प्रशासनिक कार्यालय, सराय तथा मंडप आदि आते हैं। ठीक, और प्रशासनिक भवनों में दफ्तर खाना और दीवाने खास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और आवासीय भवनों और महलों में जोधा भाई का महल, बीरबल की कोठी, मरियम की कोठी और पंचमहल अधिक सुंदर है। ध्यान में रखेंगे। अब दीवाने आम के बारे में, फतेहपुर सीकरी के प्रमुख निर्माण कार्य जो कुछ खास है उसके बारे में, तो जो दीवाने आम है इसके बारे में पढ़िए क्या है। इसका निर्माण एक कुर्सी पर किया गया है और इसके सामने एक बरामदे की योजना है जिसके ऊपर लाल पत्थरों के छज्जे निर्मित हैं और इसमें पत्थर की सुंदर जालियां भी बनाई गई हैं और अकबर इसमें दरबार किया करते थे। दीवाने आम लोगों के साथ बैठ के दरबार किया करते थे। दीवाने खास, लाल पत्थरों से निर्मित दीवाने खास की निर्माण योजना फतेहपुर सीकरी के निर्मित अन्य भवनों से भिन्न है। यह एक वर्गाकार भवन है और इसकी आंतरिक बनावट अद्वितीय है और इसके कक्ष के बीच में एक नक्काशीदार स्तंभ है और इसके शीर्ष पर जैन शैली के मेहराबदार बैक्रिटो पट्टी का पत्थर का एक गोल चबूतरा भी है। दीवाने खास के अंदर बने सिंहासन के स्तंभ में बौद्ध तथा हिंदू वास्तुकला की झलक दिखाई देती है जिसमें शीर्ष पर कमल के ऊपर बैठी देवी मूर्ति की कल्पना की जाती है। ठीक है, और यह कन्हेरी की बौद्ध गुफाओं में आमतौर पर देखने को इस तरीके का मिलता है। जोधाबाई के महल के बारे में पढ़ लीजिए। जोधाबाई का महल अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी के भवनों में सबसे बड़ा है और इस भवन से तत्कालीन स्थापत्य कला शैली के पूर्ण विकसित रूप का पता चलता है। यह एक आयताकार भवन है जिसकी लंबाई 320 फीट, चौड़ाई 215 फीट और ऊंचाई 32 फीट है और महल की चारदीवारी अधिक सादी और सुदृढ़ है। महल के चारों कोनों पर चपटे गुंबद हैं और इसकी निर्माण शैली में भारतीय शैली के कोष्ठकों का प्रयोग भी किया गया है। जोधाबाई के महल में, मरियम के महल के बारे में भी पढ़ लीजिए। इसमें कमरों के अतिरिक्त कई आंगन अथवा स्नानागार की योजना है और इसके चारों ओर स्तंभों पर बरामदे स्थित हैं और स्तंभों पर हाथी, पशु की आकृतियां, युद्ध, जुलूस, शिकार और परियों का चित्र अंकित है और इन चित्रों के कारण इसे अकबर का रंगीन महल या चित्रालय भी कहा जाता था। जामी मस्जिद के बारे में, नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी की सबसे महत्वपूर्ण भवन जामी मस्जिद है। इसे रोमांस इन द स्टोन या पत्थर में रोमानी कथा कहा गया है। अकबर ने अपनी दीन इलाही की घोषणा यहीं से की थी और इसका मानचित्र सुप्रसिद्ध मक्का की मस्जिद पर आधारित है। बुलंद दरवाजा जो वहां पे है, बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और 42 फीट की ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है पर बना 134 फीट ऊंचा यह दरवाजा जमीन से कुल 176 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में कराया था और 1601 में असीरगढ़ के विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई, इसलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है और इसके निर्माण में लाल व काले बलुआ पत्थरों का प्रयोग भी हुआ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। क्या है G7 शिखर सम्मेलन, पढ़िए। अभी हुआ क्या कह रहा, ध्यान से, कि हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने, वहां पे होने वाला है G7
तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है। क्या इंपॉर्टेंट है, इस साल होगा 11 जून से 13 जून तक G7 समूह का 47वां शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में ब्रिटेन में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता यूके ही करेगा। और जून 2021 में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है वहां पे, ठीक है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा है कि वह G7 शिखर सम्मेलन के पहले भारत का दौरा करेंगे, उसके पहले वो भारत भी आएंगे। और गौरतलब है कि हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि बोरिस जॉनसन इस बार के भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरनाक स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाया गया है फिर से, ठीक है। और इस स्थिति में बोरिस जॉनसन का यूके में रहना महत्वपूर्ण है, ताकि वह वायरस को रोकने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस बार हमारे 26 जनवरी पे वो आने वाले थे, तो इस बार वो नहीं आएंगे। तो यूनाइटेड किंगडम G7 प्रेसिडेंसी का उपयोग विश्व के प्रमुख लोकतंत्रों को एकजुट करने के लिए करेंगे, ताकि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें। और इसके अतिरिक्त अन्य वैश्विक समस्याओं यथा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि का मुकाबला करने के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। और यूनाइटेड किंगडम ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी इस साल के G7 सम्मेलन के लिए अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया भी यहाँ पे अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये मैंने एक बार पढ़ाया भी आप लोगों को कि इनके शामिल होने की उम्मीद है। तो क्या है, अब G7 समूह के बारे में पढ़िए क्या है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। देश के विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह। इन देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। यही 7 देश शामिल हैं और इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। G7 या ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में हुआ था। G7 का गठन 1975 में, और इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में भी प्रदान किया गया, ठीक है। और विदित हो कि कनाडा 1976 में इस समूह में शामिल हुआ था। और शुरुआत से ही आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा एक प्रयास के रूप में गठित G7 फोरम ने दशकों से कई चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श किया है, जैसे कि 1970 के दशक में तेल संकट, वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि। तो जरूर ध्यान में रखेंगे। और वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था। जब इसमें रूस शामिल हुआ था तब की बात हो रही है, जब रूस शामिल हुआ था तो इस तरीके से इसमें जाना जाता था। तो जरूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। एक सेकंड, थोड़ा माउस का सेंसर काम नहीं कर रहा है। तो G8 जाना जाता था जब रूस शामिल हुआ, किंतु वर्ष 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात समूह को एक बार पुनः से फिर G7 किया गया। जब रूस में क्रीमिया विवाद वाला मुद्दा हुआ तो जब रूस फिर से बाहर हो गया तो उसके बाद फिर से ये G7 ही कहा जाने लगा। तो सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कह रहा है इसमें कि G7 का औपचारिक संविधान या एक निर्धारित कोई मुख्यालय इसका नहीं है, कोई इसका संविधान नहीं है, न ही इसका कोई निर्धारित मुख्यालय है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय इसमें गैर बाध्यकारी होते हैं। और G7 का जो 46वां शिखर सम्मेलन है इसके बारे में पढ़ें कि G7 का 46वां शिखर सम्मेलन जून 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैप डेविड में आयोजित होने वाला था, किंतु कोविड-19 महामारी के कारण यह शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका, ठीक है। हालांकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी आलोचना भी की थी। उनका कहना था कि G7 समूह अपने वर्तमान प्रारूप में विश्व की विभिन्न घटनाओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में G7 विश्व का सही मायने में प्रतिनिधित्व कर पा रहा है। और अब यह समूह अप्रासंगिक हो चुका है, इसलिए यह G10 या G11 भी बन सकता है। और गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसी आर्थिक शक्तियां भी उभरी हैं जो इसमें शामिल हो सकती है, और G7, G10 या G11 बन सकता है। और क्या कह रहा है, इसलिए इसके स्वरूप में परिवर्तन की बात की जा रही है, इसीलिए। और इसके अतिरिक्त रूस को पुनः इस समूह में शामिल करने की फिर से बात की जा रही है।
अब जी समूह का 45वां जो शिखर सम्मेलन था, इसके बारे में पढ़ लीजिए। 45वां G7 से शिखर सम्मेलन 24-26 अगस्त 2019 को फ्रांस के बियारित्ज में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के विशेष निमंत्रण पर एक विशेष अतिथि के रूप में इसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भाग भी लिया था। और इस प्रकार इस समूह के शिखर सम्मेलन में भारत के बार बार आमंत्रण से प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का बढ़ता महत्व चिन्हित होता है, और आगे चल के भारत भी इसमें शामिल हो सकता है। G7 की आलोचना भी की जाती है। कैसे की जाती है ये देखिए। G7 की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह समूह अभी तक बहुत ज्यादा प्रभावी संगठन नहीं रहा है। हालांकि यह समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिनमें एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना आदि शामिल है। और समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद से अब तक करोड़ों लोगों की जान भी बचाई है। और समूह यह भी दावा करता है कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के पीछे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। G7 समूह का कहना है कि कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि आलोचकों का जो आलोचक है इसके विपरीत उनका मत है। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है बैड बैंक। क्या होता है बैड बैंक, ये पढ़िए। नया टर्म है, आप लोगों ने सुना भी होगा, हो सकता है कुछ लोगों से नहीं भी सुना हो। क्या होता है बैड बैंक, ये देखिए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संकेत दिया कि केंद्रीय बैंक गैर निष्पादित आस्तियों यानी एनपीए से निपटने के लिए एक बैड बैंक की अवधारणा को अपनाने का विचार कर रहा है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर ने यह संकेत दिया। तो क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्या होता है बैड बैंक, क्या है बैड बैंक, ये पढ़िए। बैड बैंक एक आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयताओं को एक नए बैंक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। क्या है कि जब बैंकों पे आर्थिक संकट, मतलब जब आर्थिक संकट चल रहा है तो बैंक अगर घाटे में है तो जो बैंक की जो भी देयता है वो क्या करता है, अपने को नए बैंक में हस्तांतरित कर देता है। और जब किसी बैंक की गैर निष्पादित संपत्ति एक सीमा से अधिक हो जाती है तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैड बैंक का निर्माण किया जाता है जो कर्ज में फंसी बैंकों की राशि को एक निश्चित समय के लिए खरीद लेता है। ठीक है, तो ये है बैड बैंक का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद गैर निष्पादित संपत्ति की समस्या से निपटने का कार्य भी इसी बैंक का होता है। और गौरतलब है कि बैड बैंक की अवधारणा को सर्वप्रथम वर्ष 1988 में मेलोन बैंक के पिट्सबर्ग मुख्यालय में भी प्रस्तुत किया गया था। और इस तरह के कई बैंक पहले से ही फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल जैसे कई देशों में काम भी कर रहे हैं। और ये गैर निष्पादित परिसंपत्ति से निपटने की जो वर्तमान व्यवस्था, इसमें क्या है कि वर्तमान में भारत में गैर परिसंपत्तियों से निपटने का कार्य जिन कंपनियों द्वारा किया जा रहा है उन्हें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी एआरसी या एएमसी कहा जाता है। और ये कंपनियां डूबे कर्ज की रिकवरी करती हैं, और यदि रिकवरी की राशि कुल कर्ज की राशि से अधिक होती है तो ये बैंक के साथ पूर्व निर्धारित अनुपात में वितरित भी करती हैं। तो ये आज का टॉपिक था, यहीं पे समाप्त होता है। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक या अकेडमी का प्रोफाइल लिंक आप लोग जरूर फॉलो करेंगे। और कल फिर हम लोग 10:30 बजे अपने इसी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।